Welcome to this session in which I am going to discuss general study paper of UPSC CSC 2025. So हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन. Question number 1, with reference to investment consider the following: bonds, hedge funds, stocks, venture capital. How many of the above are treated as alternative investment funds? सो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कह रहा है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कौन कौन से हैं, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको. बॉन्ड दिया है, फिर स्टॉक्स दिए हैं, फिर वेंचर कैपिटल और चौथा नंबर में हेज फंड. हम लोग एक एक करके सबका मीनिंग जानेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जैसे कि इसके नेम से पता हो जाता है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब नेम से तो इतना पता चलता है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जो ट्रेडिशनल नहीं है, अल्टरनेटिव है, नॉन कन्वेंशनल है. कन्वेंशनल जैसे कि जो हम लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट फंड जैसे म्यूचुअल फंड्स कहते हैं या स्टॉक में या बॉन्ड में लगाते हैं, उसके अलावा. लेकिन अगर बाई फॉर्मल मीनिंग की बात करें तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेगुलेशन जो है 2012 के अनुसार, और ये फंड जो है सेबी के द्वारा रेगुलेट होती है. ये भी चीज़ है. इसके अनुसार ये जो डेफिनेशन बताया गया है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज ए फंड एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन फॉर्म ऑफ, मतलब किसके फॉर्म में होगा, तो ये किसके किसके फॉर्म में हो सकता है. तो ये हो सकता है आपको ट्रस्ट के फॉर्म में, ये कंपनी के फॉर्म में, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्म में, या बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में, जो कि एक प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो इन्वेस्टर्स के मनी को लेता है, जो कि रिच इन्वेस्टर्स के मनी को लेता है और इन्वेस्ट करता है ताकि इन्वेस्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके. तो प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट होता है और उस मनी को जो इन्वेस्टर से मनी लेता है उसको इन्वेस्ट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके. उसमें एक प्रोविज़न दिया हुआ है ये भी कि ये नॉट कवर्ड हो, जो कि ऐसा हो कि सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन से या सेबी CIS रेगुलेशन से या किसी और अदर रेगुलेटेड ना हो. और ये एक प्रोवाइजो में जो नहीं इंक्लूड करता है, जैसे कि फैमिली ट्रस्ट जनरली नहीं इंक्लूड करेगा एज AIF, और दूसरा जो है एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट जो है या ग्रेच्युटी ट्रस्ट जो है वो भी इन्वॉल्व नहीं होगा. तो ये दोनों प्रोवाइजो में है. अब देखिए, अब इतना हम जान जाएं कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या है. इसके एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये बताने से पहले कि कौन सा ऑप्शन होगा, कि सबसे पहले इसको उसी रेगुलेशन 2012 के अनुसार इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है. कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. कैटेगरी 1 में जो है कि इसको कहा गया है कि ये कैटेगरी 1 में वैसे फंड आते हैं या वैसे इन्वेस्टमेंट फंड आते हैं जो कि अर्ली स्टार्टअप और अर्ली स्टार्टअप वेंचर में या अर्ली स्टेज वेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं. इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपको वेंचर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड,
और सारा जो भी इसमें बेसिकली जो भी जो है कि एक तरह से सोशली और इकोनॉमिकली डिज़ायरेबल, जो सोशली और इकोनॉमिकली डिज़ायरेबल होता है वैसे फंड्स में, जैसे एक तरह से सोशल वेंचर फंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो रहा है, एसएमई हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और कैटेगरी 2 में वैसा होते हैं जो कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में फॉल नहीं करते हैं, वो कैटेगरी 2 में फॉल करते हैं। और कैटेगरी 3 में ये इन्वेस्टमेंट फंड जो कि क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग करता है या स्ट्रेटजिक लगाता है, और ये लिवरेज कर भी सकता है। मे एम्प्लॉय, ये एक और चीज़ जानिए कि मे एम्प्लॉय लेवरेज इंक्लूडिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे एक और चीज़ जानिए कि लेवरेज का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि 100 करोड़ का है तो वो 50 करोड़ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो जितना है फंड उसके एक्स्ट्रा एडिशनल फंड 50 करोड़ और जनरेट कर सकता है, लिवरेज करता है बोरिंग के द्वारा, तब उसको इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग होता है और ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। एक तरह से देखिए ये मतलब एक तरह से होता है, इसका एग्जांपल जो होता है वो हेज फंड होता है। हेज फंड इस कैटेगरी में बिलोंग करता है। वेंचर कैपिटल जो होता है वो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज या स्टार्टअप में मनी इन्वेस्ट करता है, या मनी जो ग्रोइंग स्टार्टअप और इक्विटी के लिए जो है कि वेंचर कैपिटल करता है। अब स्टार्टअप की भी बात करें तो स्टार्टअप अगर आपको जानना होगी स्टार्टअप मतलब क्या होता है, तो स्टार्टअप जो डिफाइंड होता है वो DPIIT मिनिस्ट्री के अनुसार, DPIIT की मिनिस्ट्री के अनुसार स्टार्टअप का जो है सिंपल ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ कि जो एज होना चाहिए वो लेस देन 10 ईयर होना चाहिए, एनुअल टर्न ओवर जो होता है वो लेस देन 100 करोड़ होना चाहिए, और जो वर्क होना चाहिए वो इनोवेटिव आइडिया पे काम करना होना चाहिए, और रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT होना चाहिए। DPIIT। तो अगर हम लोग बात करें तो सिंपल जो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की कैटेगरी में आएंगे। तो हम लोग तो जान जाए हैं कि हेज फंड जो है वो कैटेगरी 3 ऑफ AIF में आता है, और वेंचर कैपिटल कैटेगरी 1 में आता है। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, बॉन्ड्स जो होता है, बॉन्ड्स का मतलब एक तरह का लोन है जो किसी कंपनी या गवर्नमेंट को होता है, जिसके रिटर्न में वो इंटरेस्ट रेगुलरली वो पे करते हैं, वो पाता है। तो एक तरह से क्या है, ये लोन गिवन टू ए कंपनी और गवर्नमेंट इन रिटर्न दे पे इंटरेस्ट रेगुलरली। ओके। स्टॉक्स क्या है, एक तरह का ओनरशिप है कंपनी में। क्या है, कंपनी ओनरशिप है। तो ये क्या है, एक तरह से ओनरशिप में। बता दिए कि हेज फंड का मतलब जान ही गए हैं कि जो ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लगाता है या इन्वेस्ट करता है, और डाइवर्स रिस्क लगाता है इंक्लूडिंग लिस्टेड और अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स में। तो इसके इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ओनली 2, ये और ये ही होंगे, मतलब ओनली 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने तो इसके लिए बता दिया कि और सारी चीज़ें जो कि बाद में कहीं क्वेश्चन ना आ सके। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे कि बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, दूसरा पेंशन फंड मैनेजमेंट, लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी। तो सबसे पहले जो अब हम डिस्कस करते हैं बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स।
ये सोर्स ऑफ इनकम होगा कि नहीं आरबीआई का? ये बिल्कुल सोर्स ऑफ इनकम होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स जब बाई करेगा या सेल करेगा तो इसको एज ए आरबीआई को इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये एक तरह से इनकम है। बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी के द्वारा, क्योंकि जानते हैं कि फॉरेन रिजर्व आरबीआई रखता है, फॉरेक्स रिजर्व। और फॉरेन रिजर्व के इनकम का कई तरीके हो सकते हैं। या तो एक पहले क्या है कि सबसे पहले लो रेट पे फॉरेन करेंसी खरीदा, फिर हाई रेट हुआ तो फिर सेल किया, तो ये हो सकता है। या क्या होता है कि फॉरेन रिजर्व को या जो करेंसी है उसको और मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे कि यूएस ट्रेजरी में कर लिया, यूएस डॉलर। उससे जो हो गया, क्या हो गया कि एक तरह से इंटरेस्ट मिलता रहा, तो ये भी एक तरह का क्या है, इनकम का सोर्स है। तो ये भी एक इनकम का सोर्स है। पेंशन फंड मैनेजमेंट, तो अब देखिए पेंशन फंड मैनेजमेंट ये इसका आरबीआई का काम है ही नहीं। ये पेंशन फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है। तो ये इसका काम है ही नहीं, तो इससे कोई इनकम जनरेट नहीं होगा। लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, आरबीआई जो है कभी भी डायरेक्ट जो है वो प्राइवेट कंपनीज को कभी भी लोन नहीं देता है, वो कमर्शियल बैंक्स को देता है, कमर्शियल बैंक प्राइवेट कंपनीज को देती है। तो ये एक तरह का ये भी इनकम नहीं होगा। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, ये जो प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, मतलब इसको सीनियोरेज कहते हैं, सीनियोरेज, जिसको ये एक सोर्स ऑफ इनकम होगा। अब जैसे मान लीजिए कैसे सीनियोरेज का मतलब जो होता है मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, अगर 5 रुपये की नोट को मान लीजिए कि 50 पैसा है, ये हो गया प्रिंटिंग कॉस्ट। फेस वैल्यू ऑफ करेंसी क्या है, मैंने कहा 5 रुपये, तो जो इसका डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो सीनियोरेज होगा, वो इनकम है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट लगा 50 पैसा और 5 रुपये उसकी रुपीज़ उसका वैल्यू है। तो जो सीनियोरेज होगा वो एक तरह से 4 रुपये 50 पैसा हो, तो ये एक तरह का सीनियोरेज, ये भी एक इनकम का क्या होगा, आपका सोर्स हो गया। तो 2 और 3 हम लोग गलत करेंगे, 2 और 3 जिसमें जिसमें हो, अल्टीमेटली ये डी ऑप्शन करेक्ट हो। तीसरा नंबर का रहा क्वेश्चन की विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, ऑर्गेनाइजेशन में दिया है, फंक्शंस दिए हैं, किसके अंडर काम करता है। अब जैसे डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो कि ईडी का है, और ये फंक्शन दिया है इन्फोर्समेंट ऑफ द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स 2018, करेक्ट। इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो है काम करता है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का है, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सही है। इन्फोर्सेस द प्रोविजन ऑफ द कस्टम एक्ट, ये भी सही है। फिर तीसरा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डाटा मैनेजमेंट। अब दे कैरिंग आउट बिग डाटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नेविट टैक्स इवेडर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो इसमें जो है कि जो डिपार्टमेंट है एक तरह से सही है, लेकिन ये जो है कि ये जो बिग डाटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स, ये फंक्शन जो है इसका काम नहीं है, ये एक अलग डिपार्टमेंट इसके लिए बनाया गया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिस्क एनालिटिक्स एंड रिस्क एनालिसिस, मतलब एनालिटिक्स और रिस्क एनालिसिस एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है, तो ये एक तरह से गलत है, तो 2 ही सही है, तो ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए मैं बता रहा हूँ अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ 4 नंबर कि कंसिडर द फॉलोइंग, द आरबीआई मैंडेट्स all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report। सबसे पहले लिस्टेड कंपनी, ये सारी चीज़ कई चीज़ें इसमें गलत हैं। पहले आरबीआई का तो ये काम है भी नहीं कि ये मैंडेट करेगा, पहला चीज़ गलत है। और मैंडेट्स ऑल की बात कर रहा है सभी लिस्टेड कंपनी, तो सबसे पहले ये काम सेबी का है, और सेबी भी काम करती हैं 1000 टॉप लिस्टेड कंपनी को
ही ये बात किया जा रहा है कि सबमिट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो ये इस हिसाब से ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। इन इंडिया, ए कंपनी सबमिटिंग ए BRSR मैक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। इसके नाम से ही जो है कि पता चलता है कि ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कैसे, मतलब ये उस पैरामीटर मतलब ESG, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के पैरामीटर पे देखा जाता है कि हाँ भाई कैसे काम कर रहा है, तो इसलिए ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको एक पता चीज पड़ेगी, सबसे पहले क्या कर रहा है कि फ्रॉम एनी टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगता है। इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो मैं सबसे पहले एक बता दूं कि आपको जो है ये जो चीज़ है यहाँ पे आप जानिए कि जो सेक्शन 10 हो ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें जो है ये बताया गया है कि एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ होंगी, मतलब कोर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की बात किया जाए, कोर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की बात की गई है, तो वो इनकम टैक्स से एग्जेम्पशंस उनको मिली है। लेकिन सारे तरह के एलाइड एक्टिविटीज़ होंगी जो कमर्शियल एक्टिविटी में होंगे नेचर में, उनको तो नहीं मिला हुआ है। तो इसमें जो ब्लैंकेट बैन कर रहा है कि कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स और फ्रॉम ऑल एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये गलत है। ओनली फॉर कल्टीवेशन ऑफ, आप उस लैंड पे खेती कर रहे हैं, आप उससे रेंट ले रहे हैं, ये सब पे होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह के कमर्शियल एक्टिविटी को, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो नहीं मिलेगा। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट ए कंसिडर्ड ए कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। ऑब्वियसली अब देखिए क्या है, ये गलत है तो एक गलत है तो एक दूसरा सही होगा। लेकिन मैं एक ये स्टेटमेंट को बताता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट में ये सही में कहा गया है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना गया। इसका रिजल्ट क्या होगा, कैपिटल एसेट नहीं होगा तो जब कैपिटल एसेट नहीं माना गया है, इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको जो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए? तो ये सारी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक तरह से कहा है कि इंडिया हैज़ ज्वाइंड द मिनरल्स security partnership as a member MSP. India is a resource rich country in all the 30 that it has identified. Department in 2023 has amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act इतना, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite licensing for certain critical minerals. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है, ये जो इनिशिएटिव है, यूएस की इनिशिएटिव है, जो 2022 में एक तरह से लॉन्च किया गया था, ताकि किस चीज़ के लिए, वो एक तरह से क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स के सप्लाई चेन्स के लिए, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए और इसको सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें जो है एक तरह से मेंबर 14 कंट्रीज़ हैं और वो एक यूरोपियन यूनियन है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो जून 2023 में जो है इस पार्टनरशिप में जुड़ा। तो इस स्टेटमेंट में जो करा इंडिया ज्वाइन थे इतना, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स। ये कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर इंडिया जो है कि ऑल द 30 लिस्टेड जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें अगर रिसोर्स रिच रहता तो ये इंपोर्ट क्यों करता है इतना सारा क्रिटिकल मिनरल।
तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया, दूसरा गलत है, तो पहला तीसरा सही होगा ऑब्वियसली। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। जनरली वैसे स्टेटमेंट की बात करते हैं 1, तो इसमें मैंने बताया कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक तरह से आप लोन दिए हैं किसी चीज़ को, और किसी कंपनी या गवर्नमेंट को लोन दिए हैं, वो आपको रेगुलरली कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। और स्टॉक होल्डर जो हैं वो एक तरह से ओनर्स हैं, क्योंकि वो ओनरशिप पे क्लेम करते हैं। तो जो रिटर्न्स होगा वो ओनरशिप, तो बॉन्ड होल्डर्स एक तरह से इनका जो पेडेस्टल है रिटर्न नहीं लेने में, उनका इनका हाई होता है एज कंपेयर टू स्टॉक होल्डर्स, क्योंकि ये जो डिपेंड करते हैं उस कंपनी के प्रॉफिट आपको देंगे, बॉन्ड होल्डर के नहीं है। बॉन्ड होल्डर पे अगर कुछ चीज़ें जनरली जनरली अगर जितना इंटरेस्ट जो है कि आपको फिक्स हो गया वो देना ही होता है, कंपनी अगर प्रॉफिट करे या लॉस करे। तो इसलिए ये तो स्टेटमेंट सही है, और ये बात तो ऑब्वियसली वही बात कर रहा है कि बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर टू ए कंपनी वेयर इज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर रिपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर्स बाई ए कंपनी, ठीक है। बिल्कुल सही है। एंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 2। अब है India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom, ठीक है। ये जनरल स्टेटमेंट है, सही भी लग रहा है। India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उसमें, और ये बिल्कुल सही है कि इंडिया सरपास किया है हांगकांग को। There is no regulatory body either to warn the small investor about the risk of option trading or unregistered financial advisors in this regard। ये तो नो, तो सेबी क्या है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, और नो कहने का मतलब ये तीसरा अल्टीमेटली गलत हो गया, 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में कह रहा है कि जानते हैं सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है कि वेस्ट को मिनिमाइज किया जाता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। सो सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जब कोई भी सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि कम से कम जो है रॉ मटेरियल को यूज़ करना है, उसको रिसाइकिल करना है, रीयूज़ करना है। तो ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ऑब्वियसली जो है कम से कम रॉ मटेरियल यूज होंगे प्रोडक्शन के स्टेज में, हर जगह स्टेज में, तो उतना ही कम एमिशन होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये बात करें इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स, ये भी सही है। और रिड्यूसेस वेस्टेज इन द वेस्ट, जब कम यूज होगा तो वेस्ट भी कम होगा प्रोडक्शन। ये दोनों इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं स्टेटमेंट 1 को, बहुत करेक्ट। अब यहाँ पे जो चीज़ है क्वेश्चन नंबर 10 का है कैपिटल रिसीट क्रिएट ए लाइबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट। बोरिंग एंड डिसमेंटमेंट आर कैपिटल रिसीट्स, करेक्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, रिसीट है, ये गलत हो गया, तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही होगा। अब मैं बता रहा हूँ इसमें, देखिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। देखिए पहले रिसीट का मतलब आप जानते हैं कि इनकम जो होता है एक तरह से। अब जो कैपिटल रिसीट एक्चुअली क्या है, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में डिफरेंस ये होता है, कैपिटल रिसीट क्या करता है, ये एक तरह से क्रिएट करता है लाइबिलिटी को,
या तो रिडक्शन इन एसेट करता है। अब जैसे मान लिया बोरिंग है, कोई उधार ले रहा है तो वो एक तरह से लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, या डिस इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसमें रिडक्शन इन फाइनेंशियल एसेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों कैपिटल रिसीट होंगे। लेकिन अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो इसमें कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, ना कोई रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट हो रहा है, तो इसलिए ये जो क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव, ये लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रहा, तो ये गलत होगा। 1-2 ऑप्शन करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 11, राजा राम मोहन राय के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो he possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of East। हाँ भाई, उन्होंने उपनिषद वेदास ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ऑल्दो ही जो है कि अपोज्ड आइडियल वर्शिप एंड सर्टेन सुपरस्टिशन इन द ईस्ट और इन इंडियन ट्रेडिशन, but the core spiritual and philosophical ideas of Indian tradition, he has a great love and respect for that। ओके, तो सबसे पहले ये तो बात सही है। और he desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and principle of human dignity and social equality। सही बात है भाई, उन्होंने जनरल इक्वलिटी यस के लिए, ह्यूमन डिग्निटी के लिए बहुत सारी काम किया है। एवोल्यूशन ऑफ सती जो कि हुआ था आपको 1829 में, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में, ठीक है। संवाद कौमुदी 1821 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विथ रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहले जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला 1920 से 1922, तो ये आपको बता दें कि जो ये लॉन्च्ड हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके लॉन्च होने के कारण बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन्स, इकोनॉमिक रीजन्स थे। उनमें से ये था कि रॉलेट एक्ट 1919 में, जो कि एक ड्रैकोनियन एक्ट था, क्योंकि विदाउट एनी ट्रायल आपको जेल में डाल दिया जाता था। फिर 13 अप्रैल 1999 का एक बहुत ही बड़ा नरसंहार जो कि जलियांवाला मैसेकर हुआ। फिर जो रिफॉर्म्स कहा जाएंगे, मॉन्टेगो केल्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, although they try to reform but that does not lead to the satisfy the Indians, although they introduced diarchy but reforms were disparity। सो ये सारे पॉलिटिकल रीजन्स थे। इकोनॉमिक कॉजेज थी कि भाई वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ था, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, पीजेंट्स और वर्कमैन मैन सफ़र्ड थे, सोशल रिलीजियस इशू में भी एक तरह से खिलाफत इशू था ही। तो एक तरह से इन सारी रीजन्स के लिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि मतलब कोऑपरेट नहीं करना, ब्रिटिश इंडियन के साथ जो है कि कोऑपरेट नहीं करना, ये एक तरह से फेज में लॉन्च हुआ। जैसे कि फेज 1 में जो मॉडरेट फेज हुआ था, उसमें यही सब हुआ कि पीसफुल बायकॉट होगा, लॉ का, कोर्ट का, स्कूल का, फॉरेन क्लॉथ्स का, ऑब्वियसली सही है। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, ये भी सही है। रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग द रिटेंशन नहीं था, वो त्यागना था, लेना नहीं था, ये तो सरासर गलत है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, ये भी फेज 3 के लिए, जो कि मास अपराइजिंग और उसके बाद वाले फेज, मैंने फेज 3 में ये भी लॉन्च हुआ था। तो तीसरा गलत हो गया, तो ओनली 3 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरहता was a water bag made of leather pulled over a pulley।
a large wheel with earthen pot tied with to the outer ends of its spoke. ये सही है। अब देखिए क्या है। Who among the following rulers in ancient India had assumed the titles of मत विलासा, विचित्र चित्त, गुणभारा? देखिए, अगर मत विलासा की बात करेंगे तो एक मत विलासा प्रश्ना जो कि एक एंशियंट संस्कृत फार्स रिटन बाय ये पल्लव किंग जिसका नाम था महेंद्र बर्मन वन। ये पल्लव किंग थे, ठीक है। इनके द्वारा ही एक मतविलासा प्रहसन्ना लिखा गया था और इनको इस नाम से मतविलासा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो पहले जैनिज्म को फॉलो करते थे लेकिन बाद में जो सेंट अपर के गाइडेंस में इन्होंने सेवेट हुए, तो महेंद्र वर्मा वन इसका आंसर होगा क्योंकि इनको ये मतविलासा विचित्र चित्ता मतलब क्यूरियस माइंडेड, एक तरह से माइंडेड, गुण भरा माइंडेड, गुण भरा मतलब गुण से भरा हुआ है। अब इसमें देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑप्शन में देखिए जो भी दिया हुआ है, तो जैसे महेंद्र वर्मन वन, सिम्हा विष्णु, फिर नरसिम्हा वर्मन वन, सिम्हा वर्मन। तो अगर देखा जाए तो ये पल्लव किंग ही इसमें ऑप्शंस में है। तो अगर हम डिस्कस करें कि देखिए सबसे पहले जो है जो पल्लव डायनेस्टी के सूत्रधार एक तरह से कहा जाए तो जो मेन एस्टेब्लिशमेंट एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट जो कि है वो किए सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु ने पल्लव एम्पायर को खड़ा किया, एक तरह से एस्टेब्लिश किया। लेकिन उनसे पहले जो भी थे ये लोग क्या थे, फ्यूडेटरीज ऑफ सतवाहना थे, छोटे छोटे में फ्यूडेटरीज थे और ये कंसोलिडेट किया एक तरह से एम्पायर खड़ा किया। ये जो एक तरह सिम्हा वर्मन ये जो थे एक तरह से टाइटल थे और जो सिम्हा वर्मन फोर थे, सिम्हा वर्मन जो फोर थे उनके लड़के थे, सिम्हा वर्मन फोर के लड़के थे ये सिम्हा विष्णु जो कि पल्लव डायनेस्टी को एम्पायर को खड़ा किए। अब सिम्हा विष्णु के जो लड़के थे महेंद्र वर्मन वन थे और महेंद्र वर्मन वन का जो लड़का था वो नरसिम्हा वर्मन वन था। समझ में आए? तो ये चीज़ें देखिए ऑप्शन में ही आपको अगर हम जो देखें सिम्हा वर्मा फोर के जो लड़के थे वो थे सिम्हा विष्णु, ठीक है। सिम्हा विष्णु के बाद जो थे वो उनका लड़का था, इन्होंने ही एस्टेब्लिशमेंट किया। अब इनका लड़का था महेंद्र वर्मन वन। अब इनका लड़का था वो था नरसिम्हा वर्मन वन। समझ आ गया? तो ये सारी चीज़ें करो, इससे ये भी पता चल गया कि इनके बारे में पता चलना चाहिए। अब देखिए फाहियान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, ये सबको पता है चंद्रगुप्त, तो जिसको विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था एक तरह से। आगे क्वेश्चन कर, हु अमंग द फॉलोइंग लेड ए सक्सेसफुल मिलिट्री coup against the kingdom of Srivijaya, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें दिए हुए हैं। अब कौन है? अमोघ वर्षा जो कि राष्ट्रकूट का दिया हुआ है। फिर क्या है? प्रताप रुद्र
काकतीय डायनेस्टी का, राजेंद्र वन चोला डायनेस्टी का, विष्णुवर्धन होयसला डायनेस्टी। तो आप जानते हैं कि चोला एम्पायर जो है कि बहुत ही एक्सपेंशन किया था जो कि साउथ ईस्ट एशिया में, और राजेंद्र वन एक पावरफुल किंग था चोला एम्पायर का, तो इसलिए इसका आंसर जो है राजेंद्र वन होगा। अब यहाँ पे देखिए अस्माका, गोदावरी, टेरिटोरियल रीजन और रिवर फ्लोइंग इन द रीजन का है। अस्माका है गोदावरी, करेक्ट। कंबोजा जो है, कंबोजा एक देश पाकिस्तान में है, ये बिपास नहीं, ये झेलम रिवर है, झेलम रिवर हुआ। अवंती महानदी, कोसला सरयू, कोसला जो कि अयोध्या के साथ सरयू नदी, करेक्ट है। तो एक ओनली 3 स्टेटमेंट ही करेक्ट है इसकी। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय ए म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वाज सेटअप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पलुस्कर इन लाहौर। ये लाहौर में है, ये तो फैक्ट है आर्ट एंड कल्चर। Ashokan inscription suggests that the Pradeshika Rajuka and Ikta were important officers at village level, district level, provincial administration, level of the central administration, नहीं, district level administration। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था, फिर से क्वेश्चन दिया कि कंसीडर द फॉलोइंग statement in respect of non-cooperation movement. The Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. दूसरा, it was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next term. Only Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. ये भी बात सही है। अगर हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो मैंने बताया भी कि जो कलकत्ता सेशन हुआ था पहले, बता रहे हैं 1920 में, जो कि लाला लाजपत राय ने किया था, तो उस समय गांधी जी ने इसको प्रपोज किया था। लेकिन नागपुर सेशन जो 1920 में हुआ था, दिसंबर 1920, जिसको सी.आर. दास ने मेजबानी किया था, इसमें जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एडेप्ट हुआ था। समझ में आ गया। और बाद में इसका रीज़न आपको पता भी है कि चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद, जैसे कि 5 फरवरी 1922 को जो चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ, जिसमें 22 पुलिस ऑफिसर जो है गोरखपुर के पास एक चोरा चोरी जगह वहाँ पे जला दिए थे, तो उसमें 22 पुलिस ऑफिसर मारे गए थे। इसके वजह से कॉल्ड ऑफ हो गया था ये मूवमेंट 12 फरवरी 1920 को। इसी बीच गांधी जी भी मार्च 1920 में अरेस्ट हुए थे। ये फैक्ट, एडिशनल फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। खैर, अब देखिए नाटो की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ देम आर मेंबर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक चीज़ तो आप जानते हैं कि नाटो जो है 1949 में बना था और 32 मेंबर्स हैं इसके, और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के अनुसार इसका गठन हुआ था। नाटो का आर्टिकल 5 भी जानते हैं कि ये कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन पे काम करता है, कि अगर एक कोई भी मिलिट्री अटैक किसी एक मेंबर पे होता है तो वो कलेक्टिव माना जाएगा, सारे मेंबर पे अटैक माना जाएगा। ये सारी चीज़ें जानते हैं। इसमें आप ये भी मेंबर्स के लिए मैं बता दूं कि 2 मेंबर्स जो होते हैं नॉर्थ अमेरिका से हैं, जो कि हैं यूएस और कनाडा। बाकी सब जो हैं यूरोपियन मेंबर्स हैं। अब इसमें देखिए ऑस्ट्रिया मेंबर्स हैं, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ जो है कि मैसेडोनिया। तो इसमें आप जानते हैं कि नॉर्थ मैसेडोनिया मेंबर है, स्वीडन मेंबर है, सर्बिया मेंबर नहीं है। तो सर्बिया के बारे में आप जानते हैं कि सर्बिया मेंबर नहीं है, नॉर्थ मैसेडोनिया मेंबर है, स्वीडन मेंबर ही है। अब ऑस्ट्रिया, फिर बुल्गारिया, फिर क्रोएशिया,
अब आपको ये चीज़ जानना है कि ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया भी नहीं है। और फिर जो है कि बुल्गारिया, बुल्गारिया तो मेंबर है। और क्रोएशिया भी नाटो का मेंबर है। तो ऑस्ट्रिया नहीं है, सर्बिया नहीं है। तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया नहीं है, तो ओनली जो है कि 4 ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। ठीक है। अब देखिए इसका क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर ये, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। अब ये कह रहा है कि एंडीज माउंटेन पास थ्रू द हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज। आप जानते हैं एंडीज माउंटेन जो पास करता है वो एक तरह से पास करता है, वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, उसके थ्रू पास करता है। और ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड है, लगभग जो है 7,000 किलोमीटर लॉन्ग है। तो ये किस 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 चीज़ से पास करता है? देखिए ब्राज़ील से नहीं पास करता है, और पेरेग्वे से नहीं पास करता है, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वेडर, वेनेजुएला, और जो चिली और अर्जेंटीना 2 और हैं जिसे पास करता है। तो ओनली 4 स्टेटमेंट सही हो, ओनली 4। From how many of them does not equator pass? लेक तंजानिया, लेक तंजानिया, ये जो है तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के बीच में है एक तरह से। और जानते हैं तंजानिया भी इक्वेटर को नहीं पास करती है, ये भी एक तरह से नहीं पास करता है। ये साउथ ऑफ इक्वेटर है, ये भी नहीं पास करता है। लेक टोनले सैप जो है ये कंबोडिया में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, ये नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है। और वैसे ही पटूज लैगून जो है कि ये ब्राज़ील में है, ये भी साउथ ऑफ इक्वेटर है, ये भी नहीं इक्वेटर से पास करता है। तो नन नन जनरली दिया रहता है, उसमें नन होता है जनरल। खैर इस पे नहीं हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। टर्मरिक का बात है कि ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है कि बना था, तो इसलिए ये क्वेश्चंस पूछा गया। अब देखिए इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, करेक्ट। मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन द इंडिया, ये भी करेक्ट है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ये भी करेक्ट है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का जो हेड क्वार्टर है वो निजामाबाद है। ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट, ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फेनोमेनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो थ्योरी दिया था वो अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में दिया था। ये कहता है कि continents were once joined together in a single landmass called Pangaea over millions of years, then they drifted apart। और वो उसने ये भी कहता है कि इस सुपर कॉन्टिनेंट जो बना वो पेंजिया, और इसको जो है कि जो घेरने वाला जो एक ही समुंदर था वो ओशियन था, वो पेनिनसुला था। और ये पेंजिया बाद में जो बटा वो किसमें बटा, लॉरेशिया और बना गोंडवाना लैंड। ये जो लॉरेशिया इन्वॉल्व करता है नॉर्थर्न पार्ट, जिसमें आपको नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया होता है इंक्लूड,
लेकिन एक्सेप्ट इंडिया। इसमें जो गोंडवाना लैंड में क्या है? साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड इंडिया इन। ठीक। अब इसने एविडेंसेस भी इस चीज़ को मिले, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एविडेंसेस जो थे, जैसे कि फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका फिट टुगेदर लाइक ए जिगजा पजल, सो वन ऑफ द एविडेंस थे। फिर फॉसिल एविडेंस थे, मतलब जो ओशियन के द्वारा सेपरेटेड थे अभी कॉन्टिनेंट, तो सेम फॉसिल्स पाया गया, तो ये भी एक तरह से एविडेंसेस थे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील वेस्ट कोस्ट मैचेज विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका, करेक्ट है। द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डेराइव फ्रॉम ब्राज़ील प्लेटू व्हेन द टू कंट्रीज ले साइड बाय साइड, बिल्कुल सही, क्योंकि घाना में पहले जो है गोल्ड डिपॉजिट की कोई ट्रेसेस नहीं था, बाद में जो है, तो इससे पता चलता है कि ये जुड़ा हुआ था, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है। गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेटलमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड, ये भी करेक्ट, तीनों करेक्ट, सॉरी तीनों करेक्ट, 1 2 3। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर। जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर के अलावा भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इनको एरोसोल्स भी कहा जाता है। तो अब ये कह रहा है कि ये डस्ट पार्टिकल को बता रहा है कि ये मोर होते हैं सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज में मोर होते हैं, ठीक है। सो अब ये बताना पड़ेगा कि अब देखिए क्या है कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज में क्या कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। इसका कारण ये है, जैसे क्या है कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज में जनरली इंक्लूड जो होते हैं वो सेमी एरिड या एरिड रीजन्स होते हैं, ठीक है। एरिड एरिया होते हैं, सहारा डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट। इसमें क्या होता है कि जो ड्राई विंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो जब ड्राई विंड्स ज़्यादा होंगे तो डस्ट पार्टिकल जो होंगे उठेंगे, वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एरिया लेस ड्राई विंड्स, ये गलत है, लेस ड्राई विंड्स नहीं होते, मोर ड्राई विंड्स होते हैं तभी जाके ये होता है। अब इक्वेटोरियल की बात करेंगे तो वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, डस्ट पार्टिकल सेटल कर जाते हैं, ड्राई विंड कम होते हैं, ठीक है, इसलिए जो है वहाँ ज़्यादा डस्ट पार्टिकल नहीं होते। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? इन जनवरी इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर the isotherms bend equatorward while crossing the landmass and polewards while crossing the ocean। तो जो आइसोथर्म्स मतलब क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग सेम टेम्परेचर, जैसे कंटूर होता है लाइन ज्वाइनिंग सेम हाइट्स, से आइसोथर्म्स है लाइन ज्वाइनिंग सेम टेम्परेचर। तब ये सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि जब लैंड मास को क्रॉस करता है ये जो आइसोथर्म, जो लाइन बन रहा है वो बेंड टुवर्ड इक्वेटर वर्ड हो जाता है, इक्वेटर वर्ड होता है, एंड पोल वर्ड हो जाता है जब क्रॉस करता है ओशियन, क्रॉसिंग द ओशियन। ऐसा क्यों होता है? और ये सही भी स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि जनवरी में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है, जनवरी में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो ठंडा रहता है, कॉन्टिनेंट जो कॉन्टिनेंटल में होगा वो
जो टेम्परेचर होगा वो कूल डाउन होगा रैपिडली, इसलिए जो होगा कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर जो होगा जल्दी कूल डाउन होगा, लेकिन ओशियन जो होगा वो जल्दी कूल डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस ही होगा। तो इसके कारण से जब जो क्या होता है कि जब आइसोथर्म्स मूव करता है लैंड मास के द्वारा, तो वो इक्वेटर वार्ड मूव कर जाता है टू शो कोल्डर रीजन्स, एंड ये पोल वार्ड जो है कि बेंड हो जाता है ओशियन से जब पास होता है। इन जनरली द एयर ओवर द ओशियन इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मास इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, एनसीईआरटी के थे। Question number 20. In the context of effect of water on rocks, chalk is known as a very permeable rock, ठीक है, whereas clay is known as quite an impermeable और least permeable। ये करेक्ट है, clay least permeable होता है, चाक जो है permeable होता है। चाक is porous and hence can absorb water, ये भी क्ले है। ये कह रहा है clay is not at all porous, ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, मतलब ओनली बोथ स्टेटमेंट नहीं करेक्ट। तो ये क्या है, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, डेट एक्सप्लेन। विदाउट द टेम्परेचर, क्वेश्चन 29 का है, विदाउट द एटमोस्फियर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर इन द अर्थ सरफेस। गलत है। अगर एटमोस्फियर नहीं है मतलब क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी, जो टेम्परेचर होगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए नहीं होंगे, टेम्परेचर एज फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा, यहाँ तक इसका कंट्रास्ट में होगा कि टेम्परेचर और बढ़ जाएगा यहाँ तक कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि विदाउट द एटमोस्फियर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर भी स्टेटमेंट है कि हर जगह, ये भी गलत है। हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रेड बाय एटमोस्फियर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स अर्थ टेम्परेचर, ये सही है। Atmospheric gases like CO2 particularly good at absorbing and trapping, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये अब्जॉर्बिंग और ट्रैपिंग रेडिएशंस के लिए जाने जाते हैं। तो सही है, 2 और 3 करेक्ट। 30. It is important for the upliftment of राष्ट्रीय गोकुल में, it is important for the upliftment of rural poor as majority of low producing indigenous cases with small and marginal farmers and landless labour। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए ये स्टेटमेंट कह रहा है कि रूरल पुअर के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए है, जो कि इंडिजिनियस एनिमल्स मेजॉरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनियस एनिमल्स आर विथ स्मॉल एंड माइनर। करेक्ट। It was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in a scientific and holistic manner, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31. Studies indicate that carbon dioxide emission from cement industry account for more than 5% of global carbon emissions. Silica bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. Limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing. ये सही है, सीमेंट इंडस्ट्री इमिशन करता है मोर देन 5% करता है, सही है। और जो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप जानते हैं कि लाइम की स्टोन के साथ जो है कि क्ले और अदर मटेरियल्स मिक्स किया जाता है, इसको ग्राइंडिंग किया जाता है, उसके बाद जो है कि इसको किल्न में डाला जाता है, फिर क्लिंकर बनता है, बाद में इसको में जिप्सम डाला जाता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं तब जाके सीमेंट बनता है। तो सिलिका बेयरिंग क्ले यस ऑब्वियसली सीमेंट में मिलाया जाता है। लाइम स्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन, ऑब्वियसली फॉर सीमेंट प्रोडक्शन। तो ये देखिए, अब इसमें क्या है कि ये स्टेटमेंट को जो जस्टिफाई कर रहा है कि इमिशंस होता है, कौन जस्टिफाई कर, ये तीसरा स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा है। क्यों? जैसे कि लाइम स्टोन CaCO3 होता है, जब क्लिंकर प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है CaO + CO2, तो यहाँ से जो है CO2 रिलीज होता है, तो ग्रीन हाउस का ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इस नहीं करेक्ट, तो दोनों है बट ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट जो कि एक्सप्लेन कर रहा है वन।
कह रहा है कि एट द 28th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इंडिया रिफरेंट टू साइन ए डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ये करेक्ट है, समय का न्यूज़ का है। इज बाइंडिंग डिक्लेरेशन, ये गलत है, बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं है। टू डिक्लाइज इफ इंडिया हेल्थ सेक्टर डिक्लाइज द रिलायंस ऑफ इट्स हेल्थ में बी कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, सही है। तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है क्या? COP 28 जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो मीटिंग हुआ था 28, वो हुआ था दुबई में। ठीक है, उस समय जो है कि एक डिक्लेरेशन हुआ था, डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। ठीक है, जो डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ, इसमें इंडिया रिफ्रेन किया था, ये बात सही है। COP 28 में डिक्लेरेशन बाइंडिंग डिक्लेरेशन, ये गलत है, बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं था। तो ये आपको पता चलेगा कि बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं था, तो इसमें जो स्टेटमेंट होगा वो होगा ये सही है, ये सही है, ये सही है स्टेटमेंट। हाँ, तो only one of the correct and that explains statement 1. Yes. Scientific studies suggest that a shift is taking place in the Earth's rotational axis. Correct. NASA और बहुत सारे स्टडीज हैं सजेस्ट कर रहे हैं। Solar flares and associated coronal mass ejection bombarded the Earth's outermost in atmosphere with tremendous amount of energy. As the water tends to move toward the equator. एक्चुअल जो रीजन है अर्थ रोटेशन के लिए, अर्थ रोटेशन के लिए वो ये है, इससे ये एक्चुअल रीजन नहीं है सोलर फ्लेयर्स वाला। तो एक्चुअल रीजन क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब जब आइस मेल्ट हो। तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट ये है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन ऑफ देम इज। फिर कह रहा है कि आर्टिकल 6 ऑफ द Paris Agreement on Climate Change is frequently discussed in global discussion on sustainable development and climate change. ये करेक्ट है। ठीक है, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एंड क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट्स। सही बात है भाई, कार्बन मार्केट के बारे में बात करता है। 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इंटेंड टू प्रमोट इंटरकनेक्टिविटी और इस, ठीक है, ये भी करेक्ट। तो तीनों स्टेटमेंट करंट, दोनों करेक्ट है, और जो कि वन को, एक मिनट, वन को बता रहा है। या कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। एशिया की बात है, एशिया एंड पैसिफिक, और इसका जो है COP 28 पे एक तरह से लॉन्च हुआ था। ये जो ADB ही लॉन्च किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशियन पैसिफिक। अब देखिए, डायरेक्ट एयर कैप्चर इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होते हैं जनरली, और कैन लगा रहेगा तो जनरली वो सही होते हैं। इसमें भी कह रहा है क्योंकि इट कैन बी यूज्ड एज ए वे ऑफ कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसंस, ये भी सही है। कैन बी यूज्ड, हाँ, इन एविएशन इट कैन बी सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन। हाँ भाई, डायरेक्ट एयर कैप्चर कर रहे हैं तो उससे CO2 निकाल सकते हैं, कार्बन निकाल सकते हैं, जो भी है, और सारा हाइड्रोजन भी सिंथेसाइज करके लो कार्बन फ्यूल बना सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। रिगार्डिंग पीकॉक टेरेंटल, गोटी टेरेंटल, कंसिडर द इट इज ओमनिवरस क्रुस्टासियन। ये क्रुस्टासियन, ये गलत है, क्रुस्टासियन नहीं, ये स्पाइडर है। ठीक है, और इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया
इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉर, जहाँ आंध्र प्रदेश और वेस्टर्न को, साउथ में कुछ जगह लिमिटेड है, सही है। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन एर्बोरियल स्पीसीज, ये भी करेक्ट है। तो 1 गलत है, तो बचा क्या, 2 और 3, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 38, CO2 emission in India are less than 0.5 टन CO2 पर कैपिटा। ये एक तरह से क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कहाँ गया ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा है CO2 कैपिटा इंडिया। In terms of CO2 emission from fuel combustion, India ranks second in एशिया पैसिफिक रीजन। बिल्कुल, चाइना के बाद इंडिया ही आता है। Electricity and heat producers are the largest source of CO2 emission in India, ये भी करेक्ट। तो only 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 39, अब इसमें देखिए प्लांट दिया है डिस्क्रिप्शन, कैशाविया वुडीसर्ब, गिंगर, हार्बिथ स्यूडोस्टेम, मालाबार स्पिनच, हर्बेशियस क्लेम्बर, मिंट एनुअल श्रब और पपाया वुडीसर्ब। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या। अब जैसे मान लीजिए कि बाय एलिमिनेशन टेक्निक से आपको ये चीज़ पता होगा। सबसे पहले मिंट को देखते हैं। मिंट के बारे में यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, एनुअल श्रब। तो मिंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि मिंट जो है वो एनुअल श्रब तो नहीं है। मिंट, क्योंकि मिंट एक हर्ब की तरह काम करता है, तो मिंट जो है हर्ब है, ना कि ये श्रब है। तो मिंट तो सबसे पहले ये गलत है, मिंट तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, तो मिंट को गलत करेंगे। और बाकी देखिए, बाकी जैसे कर रहे हैं गिंगर, हर्ब विथ स्यूडोस्टेम, तो गिंगर हाँ हर्ब माना जाता है गिंगर, स्यूडोस्टेम भी होता है इसमें, तो हर्ब को ये हाँ मान सकते हैं, बिल्कुल सही। अब उसके बाद क्या है कि अब हम लोग देखते हैं कि पपाया, पपाया जो है वुडी श्रब लिखा है इसमें, लेकिन पपाया क्या है, इज ए लार्ज हर्बेशियस पेरेनियल प्लांट है। ये भी जो है हर्बेशियस प्लांट है, ना कि वुडी श्रब है। तो ये और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो जो स्टेटमेंट सही होगा 5 4 5 में ओनली जो है ओनली 3, 2 गलत हो गए। फिर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 40, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस बाय ओशियंस, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओशियन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। मैरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन दैट इन एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है। बचा क्या, 1 और 2, तो ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन। तो व्हीकल्स, ठीक है, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सबसे पहले अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स का मतलब ये हुआ, those vehicles that do not rely solely on conventional internal combustion engine using petrol or diesel, ठीक है। तो instead they use alternative energy sources such as electricity, hydrogen। तो मतलब कन्वेंशनल जो है कि आईसी इंजन पे काम नहीं करते पेट्रोल और डीजल, वो अल्टरनेटिव पावर लेते हैं कहाँ से, या तो इलेक्ट्रिसिटी से या हाइड्रोजन से। दे आर मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड
often reduce or eliminate tailpipe emissions. तो इसमें फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल सही, हाइड्रोजन फुल सेल व्हीकल ये भी हाइड्रोजन, फुल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है तो ये भी सही, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स। विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAVs consider the following. All types of UAV can do vertical लैंडिंग, ये स्टेटमेंट गलत है। सारे UAV नहीं कर सकते। ऑल टाइप्स ऑफ UAV कैन डू ऑटोमेटेड, ये भी गलत है। ऑल टाइप UAV कैन यूज बैटरी ओनली एज सोर्स, ओनली एज सोर्स, ये भी गलत है। नन हो। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव यूजुअली मेक बैटरी कैथोड। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं यूज़ करते हैं लिथियम आयन बैटरी, और इन बैटरीज में जानते हैं कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड एक एनोड। ठीक है, अब कैथोड पॉजिटिव साइड होता है एक तरह से, और एनोड जो है नेगेटिव साइड होता है। ठीक, अब कौन कौन कैथोड की तरह यूज होते हैं तो देखिए, कैथोड की तरह कौन कौन यूज होते हैं। ग्रेफाइट, आप बहुत बार जानते होंगे कि ग्रेफाइट एज ए एनोड यूज होता है। कोबाल्ट कैथोड यूज होता है। लिथियम जो होता है आप जानते हैं कि कैथोड की तरह यूज होता है, और निकेल जो है कि कैथोड की तरह यूज होता है। तो केवल जो ग्रेफाइट एक तरह से नहीं है, बाकी सारे कैथोड की तरह यूज होते हैं। तो ओनली थ्री स्टेटमेंट सही होंगे। फिर क्या है, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन्स प्लास्टिक। सिगरेट बट्स में भी प्लास्टिक होते हैं, तभी इसको रिसाइकिल किया जाता है। एक ग्लास लेंसेज में प्लास्टिक होता है, कार टायर्स में प्लास्टिक, ऑल थ्री प्लास्टिक। फिर कर है, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग। अब ये कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस है जो कि कोल को कन्वर्ट करता है किसमें, सिन गैस में, सिंथेसिस गैस में। सिंथेसिस गैस किसका मिक्सचर होता है, CO प्लस H2 प्लस CO2 प्लस CH4 एक तरह से। ठीक है, अब ये बताइए कि अब कोल गैसिफिकेशन जान गए कि कोल से सिंग गैस बनता है। अब इथेनॉल प्रोड्यूस करना है, तो इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए क्या बताइए, कोल गैसिफिकेशन यूज हो सकता है। मतलब अगर हम